नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चुनाव में हार से निराश समाजवादी पार्टी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। सुल्तानपुर में पार्टी के एक और मुस्लिम चेहरे ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, समाजवादी पार्टी की मुस्लिम सभा के नगर अध्यक्ष है कासिम राइन, जिन्होंने इस्तीफा दिया। अब ये पूर्व समाजवादी पार्टी नेता हो गए हैं। इससे पहले कल जावेद राइन ने इस्तीफा दिया था, वो भी सुल्तानपुर से ही हैं। तो समाजवादी पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफों का दौर चल रहा है और खास बात यह है कि सभी मुस्लिम नेता हैं जो कि अब समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहे हैं। बीते 2 दिनों में 2 इस्तीफे समाजवादी पार्टी में। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 इस्तीफों की ये 2 तस्वीरें हैं। सुल्तानपुर से ही 2 समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता जिन्होंने इस्तीफा दिया है। कासिम राइन ने आज इस्तीफा दिया है, जो कि नगर अध्यक्ष, लेकिन इससे पहले कल जावेद राइन ने इस्तीफा दिया था। एक ही बात दोनों ने कही है कि अब पार्टी से परेशानी होने लगी है, खासकर इस बात को लेकर कि मुस्लिम समाज की आवाज अखिलेश यादव नहीं उठाते हैं। ये लगभग वही भाषा है जिस भाषा का इस्तेमाल आजम खां के मीडिया प्रभारी ने किया था और उसके बाद शफीकुर रहमान बर्क ने भी यही बात कही थी। आज पार्टी की नीति, समाजवादी पार्टी की नीतियों से तंग आकर समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री आजम खान साहब को विधायक रहते हुए जेल में डाल दिया जाता है परिवार सहित। नाहिद हसन साहब को समाजवादी पार्टी का विधायक होने के बावजूद जेल में डाल दिया जाता है और शहजील इस्लाम साहब को विधायक रहते हुए उनका पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, ना ही कुछ बोलते हैं, ना ही पार्टी स्तर पर कहीं विरोध करते हैं। इनको तो मुस्लिम के कपड़ों से बदबू आती है। ऐसी स्थिति में इस पार्टी के साथ रह पाना बहुत मुश्किल था, दम घुट रहा था, इसलिए पार्टी के सारे पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कितने मुस्लिम नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी नीतियों से नाराज चल रहे हैं। इस फहरिस्त में कौन कौन सा नाम है? सबसे पहला नाम है शफीकुर रहमान बर्क का। सांसद है समाजवादी पार्टी के और टीवी पर हमेशा पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन अब वो नाराज है। दूसरा नाम है फसाहत अली खान का। आजम खां के मीडिया प्रभारी हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा, नाराजगी जाहिर की। तीसरा नाम मिनका शहाबुद्दीन रिजवी, जो कि महासचिव तंजीम में इस्लाम, इन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और यही बात कही कि अब मुस्लिम मसाइल यानी कि मुस्लिम मुद्दों का समस्या का समाधान अखिलेश यादव नहीं दिखाते। एक और नाम है कासिम राइन का। इस्तीफा दे दिया इन्होंने भी, ये कहते हुए कि अखिलेश यादव को मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, लिहाजा हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रह सकते। मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खां के मुद्दे पर ही चुप्पी नहीं साधी, बल्कि अजान और लाउड स्पीकर के मुद्दे पर भी चुप रह गए। छोड़िए इन बातों को। आपको अगर बेरोजगारी पे बात करनी हो, महंगाई पे, तो मैं कर सकता हूँ। अखिलेश यादव का यह रवैया तब बरकरार है जब उन पर मुस्लिम से दूरी बनाने के आरोप लग रहे हैं। शायद अखिलेश यादव ये मान चुके हैं कि मुस्लिम समाज के करीब दिखने में पार्टी का हित नहीं है, लिहाजा अब रणनीति बदलनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव के दौरान सभी रंगों को साथ लाने की बात करते थे अखिलेश यादव, लेकिन आज कई मसलों पर चुप्पी साध रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने आजम खां पर बोलने से इनकार कर दिया, तो चाचा के सवाल पर तंज कस गए। सवाल था कि अपर्णा के बाद चाचा भी बीजेपी में जाने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने इसके लिए बीजेपी को बधाई दी और कहा कि उन्होंने परिवारवाद खत्म किया। चाचा को लेकर क्या कहेंगे? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं। नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। चाचा को लेकर क्या कहेंगे? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने, उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर के कहा है कि पिछले 5 साल में किसी ने अपना कुछ खोया है तो वो शिवपाल यादव ही है। उनका अपना निजी निर्णय है और हमारे हाईकमान का निर्णय रहेगा जो भी वो करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल में अगर सर्वाधिक रूप से किसी ने खोया है, उनका नाम श्री शिवपाल सिंह यादव है।
क्योंकि अलग हुए पर अपनी पार्टी बनाई, फिर शायद 80 सीटें मांगी, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 होते हुए तो के राज जी एक कह रहे हैं, तो वो भी मैं इसकी भी समीक्षा करता हूँ कि वो एक भी सीट नहीं मिली है, क्योंकि एक सीट नहीं मिली है अखिलेश यादव जी की निगाह में, और हकीकत में वो समाजवादी पार्टी के लिए बेस्ट कैंडिडेट थे, तो उनको टिकट देकर साइकिल चुनाव चिन्ह देकर के जसवंत नगर सीट को निकालने का काम श्री अखिलेश यादव ने किया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उनको उम्मीदवार बनाया, उनको सीट नहीं दी है। इधर संतों को लेकर किए गए ट्वीट पर अखिलेश यादव और अपर्णा यादव आमने सामने आ गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग संतों का चोला पहनकर गलत काम कर रहे हैं, और इसी पर अपर्णा यादव ने कहा कि भगवा हमारी संस्कृति की पहचान है। भगवा पहनने के बाद अपराध करने के विचार खुद चले जाते हैं। और बताओ साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी क्या बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहां से घूम करके आकर के आया है। भगवा वस्त्र धारण करते ही मन के जितने भी विचार होते हैं, मुझे लगता है वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, ना कि उस तरीके के विचार आते हैं जिससे व्यक्ति को अपराध करने का मन करे। और देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी सजोए प्रधानमंत्री म्यूजियम आज जनता के लिए खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम का उद्घाटन किया। म्यूजियम से लोग आजादी से अब तक देश के बारे में जान पाएंगे। क्या कुछ खासियत इस म्यूजियम के भीतर देखने को मिलने वाली है, सब कुछ हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये प्रधानमंत्री म्यूजियम 2018 में निर्माण की शुरुआत हुई थी। एंट्री गेट पर सभी पीएम की तस्वीर है। एंट्री गेट पर ही सभी प्रधानमंत्री आजादी से लेकर अभी तक के मौजूदा प्रधानमंत्री की तस्वीर आपको देखने को एंट्री गेट पर ही मिल जाएगी। सबके बारे में जानकारी होगी। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी ये बात कही थी प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा म्यूजियम में तमाम दस्तावेज रखे गए हैं। म्यूजियम को 10,000 वर्ग मीटर में बनाया गया है। म्यूजियम पर 271 करोड़ की लागत आई है। और इस म्यूजियम, ये जो म्यूजियम है 3 मूर्ति एस्टेट में स्थित है, जिसका निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। म्यूजियम के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा यहां आकर अतीत से सीखकर भविष्य के बारे में सोच सकेंगे। म्यूजियम में युवा पीढ़ी के लिए नई ऊर्जा का कारण भी बनेगा। चलिए, म्यूजियम के अंदर की तस्वीर भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, और इन्हीं तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की ये तस्वीर देखते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, सबके बारे में जानकारी इस म्यूजियम में होगी। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिए गए हैं, वो भी आपको यहाँ पर सुनने और देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर कोशिश यही की गई है कि सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी हुई जितनी भी यादें हैं, उनको यहाँ पर संजो कर रखा जाए। और यही वजह कि म्यूजियम का नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम रखा गया है। भविष्य के निर्माण का भी एक ऊर्जा केंद्र बनेगा। अलग अलग दौर में लीडरशिप की क्या चुनौतियां रही, कैसे उनसे निपटा गया, इसको लेकर भी भावी पीढ़ी के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनेगा। तो एक बार और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भी कह सकते हैं अमित से कि यहाँ पर सभी प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी होगी। उन कब से कब तक वो प्रधानमंत्री रहे, ये जानकारी होगी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने क्या भाषण, क्या रूपरेखा देश को लेकर के रखी थी, वो तमाम चीजें यहाँ पर होंगी। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से आज एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने अखंड भारत का एक बार फिर से जिक्र किया है, और इस जिक्र के साथ ही सियासत भी तेज हो गई। अखंड भारत की थ्योरी पुरानी है और संघ का संकल्प भी, लेकिन हरिद्वार की धरती से मोहन भागवत ने अखंड भारत का नाम लिया तो राजनीति ने विस्तार ले लिया। तो धर्म का उत्थान, भारत का उत्थान, कि अब भारत अपने उत्थान की पटरी पर जो चल पड़ा है, इसको अब उस उत्थान को पूरा किए बिना रुकना नहीं है।
इसको रोकने वाले हट जाएंगे या मिट जाएंगे, ये नहीं रुकने वाले। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर सबसे पहली प्रतिक्रिया शिवसेना की ओर से आई। वही शिवसेना जो कभी अखंड भारत की बात किया करती थी, अब मोहन भागवत के बयान को गलत ठहरा रही है। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए, श्रीलंका भी लीजिए, और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए, किसी ने रोका नहीं है। ये देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। मोहन भागवत के इस बयान ने तमाम दलों को सवाल करने का मौका दे दिया है। ओवैसी ने पूछ लिया 15 साल क्यों, अब तक क्यों नहीं हुआ। बीजेपी कह रही है पूरी स्पीच सुनो, विवाद पैदा मत करो। मैं मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात करते हैं। 15 साल क्यों कर रहे हैं भाई, 8 साल में कर लेना था आपको। अखंड भारत की कल्पना मोहन भागवत जी कर रहे हैं, वो कल्पना नहीं की जा सकती और वो उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। वो केवल धर्म के आधार पर समाज को बांटने का फार्मूला इनका अवश्य रहता है। तो अखंड भारत के संकल्प के साथ सदैव जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी कुछ कहे हैं तो पूरी बात पढ़िएगा, पूरी बात देखिएगा, उसके संबंध में मेरा बयान लेकर तो उसको कंट्रोवर्सी में मत डाल दीजिएगा। कुल मिलाकर कहें तो अखंड भारत की संघ की परिभाषा ने देश की राजनीति में विवाद का नया अखाड़ा तैयार कर दिया है, जिसके हर एक छोर पर खड़े हैं सियासत के महारथी और बयानों के तीर भी चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लखनऊ में है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ उपराष्ट्रपति